हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए हुए मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। माने इस क्लास के अंदर मॉडल क्वेश्चन पेपर जो दिया गया है इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को विद कॉन्सेप्ट हम लोग करने वाले हैं। अगर आप ये मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन हो जाता है। आपको ये लगता है कि मैंने जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मेट दिया था वो भी कवर कर लिया, मैंने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट ने दिया वो भी कवर कर लिया, तो पेपर में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पेपर में आ तो कुछ भी सकता है, लेकिन एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन हमें हो जाता है जब हम इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस की। सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो मैंने स्लाइड की फॉर्म में दे रखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:9। if the sum of the numbers is 288, then the smaller number is। सबसे पहले ये क्वेश्चन किसका है? एक रेशियो का क्वेश्चन है। वो कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:9। तो नंबर्स को हम क्या मानेंगे? 7x और 9x। अब वो कह रहा है if the sum of the numbers is 288, तो हमारे हिसाब से इन नंबर्स का सम कितना होगा? सर 16x। इन नंबर्स का सम कितना हुआ? 16x। ये किसके बराबर दे रखा है आपको? 288 के बराबर दे रखा है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 288 डिवाइड बाय 16। 288 डिवाइड बाय 16, तो 288 डिवाइड बाय 16 कितना हो जाएगा? 288 डिवाइड बाय 16 दैट इज इक्वल टू 18। कितना आ गया सर? 18। तो वो पूछ रहे देन द स्मॉलर नंबर। अब 7x और 9x में स्मॉलर नंबर कौन सा हुआ? सर 7x। तो स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 7 इंटू 18। दैट इज इक्वल्स टू 7 इंटू 18 दैट इज इक्वल्स टू 126। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा होगा? सर इसका आंसर होगा ए। तो मैंने ये सर्कल फिल कर दिया। माने इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की। इस स्लाइड पे दो क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से तसल्ली से देखिएगा। वो कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट 6 टर्म्स फॉर द सीरीज दिस। इस सीरीज की आपको नेक्स्ट 6 टर्म्स बतानी है। तो सबसे पहले ये चेक करिए कि ये एक एपी है या एक जीपी है। भाई अगर हम बात करें तो यहां पे 128 के बाद आया 139, माने सबसे पहले तो एपी का चेक करेंगे, भाई डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो यहां डिफरेंस कितने का हुआ? 11 का। अगला डिफरेंस कितना हुआ? अगेन 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 11 का। माने यहां पे किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का क्या है? डिफरेंस सेम है। तो अब अगर मुझे अगली टर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 11 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 194। फिर ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 205। फिर ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 216। फिर ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 227। माने मेरे पास आ जाएगा 194, 205, 216, 194, 205, 216, 227। ये वाला डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया सर? डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वाई इज द यार्डस्टिक टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 व्हीकल्स। y इक्वल्स टू स्पीड इंटू डिस्टेंस टाइम इंटू डिस्टेंस। माने यहां पे y जो है, यार्डस्टिक जो है वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस। ये इसके बराबर दे रखा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, हमने कहा। अब इसके बाद वो कह रहा है इफ द टाइम टेकिंग वन ऑफ द व्हीकल इज इंक्रीज बाय 10%, माने टाइम जो है वो 10% इंक्रीज कर दिया गया। व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन द यार्डस्टिक। माने टाइम को पहले अगर ये 100% था तो अब ये कितना हो गया? 110% हो गया। टाइम जो है वो 10% इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है ना। स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले यहां पे भी टाइम कितना था? 100% था। तो यहां पे डिस्टेंस एज इट इज कांस्टेंट है और टाइम कितना हो गया? 110% हो गया। टाइम कितना हो गया? 110% हो गया। ठीक है ना। इनटू डिस्टेंस का डिस्टेंस ऐसे ही। तो 110 से 110 कैंसिल हो जाएगा। माने कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। आंसर क्या रहेगा? नो चेंज। क्यों? क्योंकि देखिए
टाइम में अगर यहां पे 100% की जगह 110% हो रहा है तो यहां स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहां पे भी क्या होगा, 110% का चेंज आएगा। 110 से 110 कट जाएगा, माने जो पहले यार्ड स्टिक था वो अभी भी यार्ड स्टिक उतना ही रहेगा, माने कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी सर, कह रहा है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखा नहीं है, एंड ए इक्वल्स टू 7 एंड बी इक्वल्स टू 3। अच्छा सर, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। यहां ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होना चाहिए, या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिए, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। याद करिए, मैंने आपको समझाया है कि जब कभी भी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी के लगा देते हैं। तो यहां ए बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू बी। ए बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू बी। वो कह रहा है व्हेन एंड ए बराबर 7 पे बी बराबर कितना है, 3 है। ए बराबर 7 पे बी बराबर कितना है, 3 है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3। के की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3। तो वो कह रहा है व्हेन b इक्वल्स टू 2 देन a इक्वल्स टू व्हाट। तो जरा k की वैल्यू 7/3 अगर आप यहां लगा दे तो आपकी रिलेशनशिप बन जाएगी a इज इक्वल्स टू 7/3 टाइम्स ऑफ b। अब b की वैल्यू कितनी है, 2। तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 14/3। 14/3 तो कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, माने यहां पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। फिर तो दोस्तों क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, आप इस क्वेश्चन को चाहे तो छोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन रॉन्ग दे रखा है। ये क्वेश्चन आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर में ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 8/a√4b। बहुत आराम से, तसल्ली से, यहां पे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है 8/a√4 और यहां पे b, ठीक है ना। ये √4 भी पूरा एक साथ है, √4 भी पूरा एक साथ है। इसका आपसे डुप्लीकेट माने स्क्वायर पूछ रहा है, इसका डुप्लीकेट माने आपसे स्क्वायर पूछ रहा है। तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64। a का स्क्वायर a स्क्वायर, और अंडर का स्क्वायर करेंगे तो क्वांटिटी अंडर हट जाएगा, माने यहां आ जाएगा 4b। 4 16 का कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 16/a²b। 16/a²b। 16/a²b क्या हुआ सर, 16/a²b है कुछ, 16/a²b नहीं सर, कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा। 16/a²b नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। बिल्कुल नहीं सर, ये क्वेश्चन भी फिर गलत है, ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है। इसमें या तो क्वेश्चन की प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि यहां पे 8/a√4 भी है। अगर b स्क्वायर करेंगे, अगर b को बाहर ले लेते तो b का स्क्वायर हो जाएगा, तो भी आंसर नहीं आ सकता, तब भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर एथ होने दे रखा है। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ, इसको ना आप थोड़ा ठीक कर लीजिए, गलत दे रखा है यहां पे। ये होना चाहिए 8a/4 और यहां पे b। √4 की वैल्यू कितनी होती है पहले तो ये बताइए। √4 की वैल्यू हो गई 2, माने कुल मिला के 8a/2b, ठीक है ना। इसका आपसे डुप्लीकेट रेशो पूछा है। अब इसका डुप्लीकेट क्या होगा सर, इसका डुप्लीकेट क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे सीधे सीधे। तो 8a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64a², और 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4b²। ये 4 16 का जा कट गया, आंसर कितना आ गया, 16a²/b²। 16a²/b² माने b इज द करेक्ट आंसर, b इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ये गलत क्वेश्चन दे रखा है इंस्टीट्यूट के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ऑफ ₹9,350 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ वैल्यू फॉर 4 ईयर। अरे वाह, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, कंपाउंड ट्रस्ट पूछा है। अब कंपाउंड ट्रस्ट बराबर क्या होता है, हमेशा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, और अमाउंट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू P 1 + R/100 की होल पावर n होता है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया, P कॉमन आया। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, P कॉमन आया। P कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 + R/100 की होल पावर n -1।
ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। चाहे तो आप सीधे सीधे अमाउंट निकाल के पहले अमाउंट निकाल लीजिए और उसमें से फिर क्या कर दीजिए, प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, मर्जी आपकी है। अब आपके पास प्रिंसिपल कितना है, 9350, 9350। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड कैसा है, हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड कैसा है, हाफ ईयरली। तो रेट को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 1 + 8/200 कि होल पावर कितनी हो जाएगी, कि होल पावर कितने साल है सर, 4 साल। 4 साल में कितने हाफ ईयर आएंगे सर, 8 -1। अब आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना आता है तो जरा फटाफट से करना शुरू करिए। क्या करेंगे, 8/200 + 1 इंटू दबाकर 2 3 4 5 6 7 8 -1 और इंटू 9350। आंसर कितना आ गया, 3446.12, 3446.12। ये हमारा क्या निकला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, इसने क्वेश्चन के अंदर अमाउंट भी पूछा है, मैंने ये देखा ही नहीं, अमाउंट भी पूछा है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करें, इसके अंदर प्रिंसिपल ऐड कर दे। प्रिंसिपल कितना था, 9350, तो 9350 ऐड कर दीजिए, तो प्लस 9350, तो आपका अमाउंट कितना निकल आएगा, 12796.12, 12796.12। ये आपका अमाउंट निकला है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है। कौन सा आंसर ठीक है सर, ए वाला आंसर ठीक है। अप्रोक्सीमेट में इतना आंसर तो आएगा ही आएगा, इतना डिफरेंस तो आता है, 1 रुपए का अंतर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो नियर अबाउट में कितना आ रहा है, 12795, ये आ रहा है 12796, और इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 3445, ये आ रहा है 3446। तो 1 रुपए का अंतर रहेगा। क्यों, क्योंकि हम पॉइंट्स की सारी वैल्यू को एज्यूम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसका आंसर तो सर हो गया ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फॉर एनी सीरीज हैविंग 50 टर्म्स फॉर्मिंग एपी, माने एक सीरीज है जिसके अंदर 50 टर्म है और जो क्या बना रही है, एपी बना रही है। एपी बनाने का मतलब क्या हुआ, कि भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। विद फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 25, अरे वाह, ए की वैल्यू 25 गिवन है। अब हम भगवान से प्रे करेंगे, हे भगवान ऊपर वाले किसी तरीके से डी और बता दे, फिर तो क्वेश्चन में जो चाहे वो पूछ ले, क्योंकि एन की वैल्यू तो हमें पता लग गई 50 है, ए हमें पता लग गया 25 है। वो कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन। अरे बताओ, मतलब एन की वैल्यू तो हमें साफ साफ दे रखी 50 है, मालूम नहीं क्यों पूछ रहा है। मतलब हमें समझ रहा है वो बेवकूफ है हम। भाई 50 टर्म्स उसने कहा हमसे कि एक एपी में 50 टर्म है, और वो पूछ रहा है बताओ एन की वैल्यू क्या होगी, तो एन की वैल्यू तो 50 हो गई। एन की वैल्यू तो 50 हो गई, मतलब ये क्वेश्चन बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन दिया इसने हमें। वो हमें सोच रहा है कि हमें बिल्कुल अकल नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे अंदर उनसे ज्यादा अकल है, तभी तो हम सीएमए का कोर्स कर रहे हैं। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, अ ट्रेन टेक्स 35 आवर्स टू रीच पंजाब फ्रॉम कोलकाता, जिसकी डिस्टेंस कितनी है 1940 किलोमीटर, एंड टेक्स 42 आवर्स टू रीच कोलकाता फ्रॉम गुजरात, जिसकी डिस्टेंस है 12160, बट इट टुक 25 आवर्स फ्रॉम पंजाब टू गुजरात, जिसकी डिस्टेंस है 1420 किलोमीटर। हाउ मेनी डेज इट टेक अ ट्रिप फ्रॉम कोलकाता, पंजाब, गुजरात, देन कोलकाता, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड। माने डिस्टेंस कवर्ड पूछ रहा है। सबसे पहले तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगी, इन तीनों का सम होगा। डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी, इन तीनों का सम होगा। भाई देखिए ना क्या कह रहा है, पहले पंजाब से कोलकाता, ठीक है, फिर कोलकाता से गुजरात, फिर वो कह रहा है देन इट टुक 25 आवर्स फ्रॉम पंजाब टू गुजरात, ठीक है ना। फिर पंजाब से गुजरात के लिए इसे 25 आवर्स लगते हैं, माने गुजरात से दोबारा कहां चले जाता है, पंजाब चला जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, दैट इज इक्वल्स टू 1940 प्लस 2160 प्लस 1420, इतने किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस हो गई। तो 1940 प्लस 2160 प्लस 1420 कितना आ गया, 5520 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस कवर कर ली। अच्छा, टोटल टाइम कितना लगा सर, टाइम लगा, एक जगह लगा 35 घंटे, एक जगह लगा 42 घंटे और एक जगह लगा 25 घंटे। टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 35 प्लस 42 प्लस 25, 35 प्लस 42
प्लस 25, ये टोटल टाइम टेकन हो गया। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 35 प्लस 25 60, 60 और 42 102 आवर्स, 102 आवर्स। अब 102 आवर्स को आपको डेज में कन्वर्ट करना है। अब जरा एक बार बताइए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर? 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर? 24 घंटे होते हैं। 2 दिन में कितने घंटे हुए सर? 48 घंटे हो गए, 48 आवर्स। 3 दिन में कितने हो गए सर? 72 आवर्स। 4 दिन में कितने हो गए सर? 96 आवर्स। अभी कितने टाइम बचा सर? 6 घंटे बचे। माने इसको हम लिख सकते हैं 4 डेज और 6 आवर्स, 4 डेज और 6 आवर्स। तो आंसर क्या होगा? 4 डेज 6 आवर एंड 5520 किलोमीटर। माने इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा दोस्तों ए। क्लियर हो गई बात? चलिए, अरे साहब ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, इसमें तो भाई पसीने छूट जाएंगे हमारे। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इन्हें शर्म नहीं आ रही हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम इस जैसे क्वेश्चनों को तवज्जो भी नहीं देते हैं। भाई बेस सेम है, सभी पावर को ऐड कर देंगे। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 6। बस सीधे सीधे सॉल्व कर लीजिए। तो 6 और 4 10 और 6 16 में से 5 गए, 11 रह गया। मैंने 3 की पावर कितना आंसर आ जाएगा? 11। 3 की पावर 11 का मतलब आंसर क्या हो गया? डी हो गया। 3 की पावर 11 का मतलब आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्लियर हो गई बात? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फॉर एनी सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए रिप्रेजेंट्स, ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? मतलब क्वेश्चन का मतलब मुझे शायद समझ में नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इलेबरेट कर देता हूं। आप मुझे बताइए, अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मानते हैं हम लोग? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये मानते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए विल नेवर इक्वल्स टू 0। ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर इसके सम ऑफ रूट्स की बात करें तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है ना? तो ये तो हो गया सम ऑफ रूट्स और नीचे हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है ये हमें समझ में नहीं आया। वो कह रहा है फॉर एनी सम ऑफ रूट्स, किसी भी सम ऑफ रूट्स के लिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स के लिए ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर ए जो होगा वो कोफिशिएंट होगा किसका? एक्स स्क्वायर का। ए जो होगा वो किसका कोफिशिएंट होगा? एक्स स्क्वायर का। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। यह बात अलग है कि ए की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। भाई ए की वैल्यू 0 को छोड़ के बाकी सब हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर यहां ए 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, फिर तो ये वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई या नहीं? तो इसके साथ में इन्हें रिस्ट्रिक्शन देनी चाहिए कि ए विल नेवर इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। वो कह रहा है इफ log t minus 1 to the base 4 plus 1 equals to 2 times of log t to the base 4, then find the value of t। देखिए अब इसके दो तरीके हैं। या तो आप पुट द वैल्यू गेट द आंसर भी कर सकते हैं, या तो आप पुट द वैल्यू गेट द आंसर भी कर सकते हैं, या आप इसे सॉल्व कर लीजिए। मैं कहूंगा इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा बहुत, तब ज्यादा क्वेश्चन इजी लगेगा आपको। अब क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है? log t minus 1 to the base 4 प्लस 1, ये अलग है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log t टू द बेस 4। इस 2 को अगर मैं काट के यहां पावर में लिख दूं तो कोई दिक्कत? भाई ये 2 आगे कब आया होगा? जब t की पावर में होगा। ये आगे कब आया होगा? जब ये t की पावर में होगा। अब क्या करूं? अब इसको उठा के इस साइड में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? ये कुल मिला के, इसको मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं बेटा, कुल मिला के ये हो जाएगा log t स्क्वायर टू द बेस 4 माइनस log t माइनस 1 टू द बेस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। अब ये बताइए log की दो क्वांटिटी माइनस में कब आती है? log की दो क्वांटिटी माइनस में कब आती है? माने log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है? log m अपॉन n होता है। तो ये हो जाएगा log t स्क्वायर अपॉन t माइनस 1 टू द बेस 4 बराबर 1 हो गया।
टू द बेस 4 बराबर 1 हो गया। अब जरा ध्यान करिए, फिर इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हैं। देखिए मैं सॉल्व करके आपको जानबूझ के दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं इसके पुट द वैल्यू गेट द आंसर करके दिखाऊंगा। आप कहोगे सर ये तो बहुत ईजी था, पहले आप सॉल्व करना सीख लीजिए। अब जरा ध्यान करिए, इफ log a टू द बेस b बराबर c, देन इस a की वैल्यू क्या होती है, a इज इक्वल टू b टू द पावर c होता है। देन a इज इक्वल टू क्या होता है, b टू द पावर c। माने ये हुआ कि इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी। अगर मैं इसे a की तरह डिनोट करूं तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे की वैल्यू होगी 4 टू द पावर 1, माने टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस 1 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1 का मतलब 4 हुआ। अब हम वैल्यू पुट करके देख लेंगे। भाई देखिए लास्ट में जाके हमें वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब जरा टी की जगह 1 लगा के देखिए, तो 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1, ये तो इनफाइनाइट बन जाएगा। 0 लगा के देखिए, 0 अपॉन 0 माइनस 1, ये भी नहीं होगा। 4 लगा के देखिए, 4 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1, 4 स्क्वायर हुआ 16 और 4 माइनस 1 हुआ 3, 16 अपॉन 3, ये भी नहीं आ रहा। 2 लगा के देखिए, 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, यस। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो ये काम हम शुरू में ही कर लेते ना, हमने फालतू में इतनी मेहनत करी। भाई अगर हम शुरू में ही लगा के देखें, तो यहीं पे टी की वैल्यू लगा के देखते हैं। जरा टी की वैल्यू 2 लगा के देखिए, ये क्वेश्चन था आपका, log t माइनस 1 टू द बेस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log t टू द बेस 4। अब जरा t की जगह 2 लगा के देखिए, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस 1 का मतलब 1 टू द बेस 4। अब जरा याद करिए, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, किसी भी बेस के लिए log 1 की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज इक्वल टू 0, प्लस 1 ये ऐसे ही इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log 2, और यहां इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कुल मिला के ये आ जाएगा, ये हो गई वैल्यू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log 2, और 2 की पावर जो थी वो आगे जाएगी तो अपॉन में जाएगी, ये भी कैंसिल आउट, और ये वैल्यू क्या हो गई 1, माने 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 सेटिस्फाई कर गया। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाँ जी सर, अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन log 3125 टू द बेस टी बराबर 5। अब चाहे तो इसमें भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी हमें पता है क्या, कि log a टू द बेस b बराबर c। अगर log a टू द बेस b बराबर c है, देन a की वैल्यू क्या होगी, b टू द पावर c होगी। तो यहां से डायरेक्ट देखिए 3125 जो होगा, ये t लिखा हुआ है बेटा, ये t है, यहां पे ब्लैक पेन से लिख देता हूं, ये t लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू t टू द पावर 5, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये क्या बन रहा है, ये 5 की पावर 5 बन रहा है। चेक करिए जरा, कैलकुलेटर पे आप चेक करिए, तो ये 5 की पावर 5 बराबर t टू द पावर 5। तो जरा कंपेयर करिए, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, माने a इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट याद करिए, नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए आपको किसकी वैल्यू पता करनी पड़ती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हुआ, तो उस कंडीशन में जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव नंबर हुआ, तो रूट्स रियल तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हुआ, माने नेगेटिव नंबर हुआ, तो उस कंडीशन में नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है डिस्क्रिमिनेंट किसे कहेंगे, सर बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाएगा। मैंने तो जानबूझ के इलेबरेट कर दिया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे और क्या पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वो कह रहा है फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 9 एंड -4। वो पूछ रहा है बताइए कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 9 और -4 हो। पुट करके देख लीजिए,
जो दोनों सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। या फिर भाई एक रूट हो गया 9, माने अल्फा की वैल्यू 9, बीटा की वैल्यू -4। अब जरा ध्यान करिए, मैंने आपको बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। क्या? एक तो सम ऑफ फ्रूट्स, और एक क्या रिक्वायरमेंट रहती है? एक रहती है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। एक रहती है सम ऑफ फ्रूट्स और एक रहती है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। सम कितना हुआ इसका? 5। प्रोडक्ट कितना हुआ इसका? -36। इक्वेशन क्या होती है? x² माइनस सम ऑफ फ्रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस सम ऑफ फ्रूट्स कितना है? 5x, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना है? -36 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आई, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आई। तो इसका आंसर क्या होगा? x² माइनस 5x माइनस 36, माने B इज द करेक्ट आंसर। B इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स -t एंड a+t। फिर वही हमें भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, एक सम ऑफ फ्रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। एक सम ऑफ फ्रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। आपको सम कितने, वो पहले तो रूट्स क्या क्या गिवन है? एक है a-t, एक रूट है a-3 और दूसरा रूट है a+t। एक रूट है a-t, दूसरा रूट है a+t। तो सबसे पहले मुझे जरा बताइए इसका सम क्या होगा? अगर आप सम करेंगे, इन दोनों को जोड़ने की बात हो रही है, तो इनका सम क्या होगा? t से t कैंसिल हो जाएगा, 2a। इसका सम क्या होगा? 2a। और इसका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा a-t इंटू a+t। ये क्या बन गया? a² माइनस t²। ये क्या हो गया? a² माइनस t²। तो इक्वेशन क्या होगी? जरा ध्यान से देखिए इसी को। x² माइनस सम ऑफ फ्रूट्स कितना है? 2ax और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना है? प्लस a² माइनस t² इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या होगा? x² माइनस 2ax प्लस a² माइनस t², माने आंसर हो गया a। आंसर हो गया इसका a। क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अरे वाह जी वाह। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। याद करिए मैंने बताया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? बोलते हैं लीस्ट, देखते हैं हाईएस्ट। तो इन तीनों में हाईएस्ट फैक्टोरियल कौन सा है? सर 14 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या होगा इसका? 14 फैक्टोरियल। अगर इसका एचसीएफ पूछा जाता तो एचसीएफ का मतलब क्या होता? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोलते हैं हाईएस्ट, ढूंढते हैं लीस्ट, माने सबसे छोटा। एचसीएफ क्या होता है इसका? 12 फैक्टोरियल। और एलसीएम क्या होगा इसका? 14 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट, NP7 रेशो NP8 बराबर 4:1। सबसे पहले तो NP7 का मतलब क्या हुआ? N को NP7 रेशो NP8 बराबर 4:1 दे रखा है। NP7 का मतलब क्या हुआ? N को P का मतलब पीछे 7 बार लिखना है। तो N एक कम, N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, 7 बार लिख दिया सर। अपॉन NP8, N को P का मतलब पीछे 8 बार लिखना है। तो N, N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, N-7 लीजिए सर। दैट इज इक्वल टू कितना गिवन है? 4:1। ये तो कैंसिल आउट हो गए। ये तो इस काम में तो हम माहिर हैं, जो नहीं कटता हम वो काट देते हैं। मैंने कुल मिला के कितना आ गया? 1/n -7 इज इक्वल टू 4:1। ये क्वेश्चन गलत है बेटा जी, ये क्वेश्चन 100% गलत है। यहां पे 4:1 की जगह क्या होना चाहिए? 1:4 होना चाहिए। यहां 4:1 की जगह क्या होना चाहिए? 1:4 होना चाहिए। 100% 1:4 होना चाहिए। अदरवाइज इसका आंसर निकल ही नहीं पाएगा। अदरवाइज इसका आंसर निकल ही नहीं पाएगा। चेक करें, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही चेक कर लेते हैं। 4/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4n - 28 बराबर 1। तो 4n बराबर 29। तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल।
एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जा रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे 4:1 की जगह क्या होना चाहिए? 1:4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1:4। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 1:4 होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा, क्या क्वेश्चन पेपर में भी गलत आएंगे? सर नहीं आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलत क्वेश्चन नहीं आएंगे। इंस्टीट्यूट है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कलकत्ता वाले, इनकी मर्जी है, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? n-7। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। चाहे तो आप पुट द वैल्यू गेट द आंसर भी कर सकते थे। तो इसका आंसर क्या हुआ? C हुआ। इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों? C हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 फॉर द फंक्शन x³ + 1। मतलब क्या कह रहा है? सीधे सीधे x की जगह 3 लगा दीजिए। सीधे सीधे x की जगह 3 लगा दीजिए। सीधे सीधे x की जगह 3 लगाएंगे तो 3 का क्यूब प्लस 1 माने कितना आंसर आ जाएगा? 28। 3 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 3 9 3 27 प्लस 1 करेंगे तो 28 ही तो आंसर आएगा। बिल्कुल सही आंसर है मेरा। तो इसका आंसर भी गलत है, नन ऑफ दीज आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 28 आएगा सर। ये चारों ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ठीक है ना। चलिए वो कह रहा है फाइंड व्हेन y इक्वल्स टू 4 x देन द डेरिवेटिव ऑफ y का डेरिवेटिव पूछ रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, y इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको? 4 x। याद करिए सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन ऑफ a क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू a log a to the base e। डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? a log a to the base e। बिल्कुल सेम वे में अगर मैं dy/dx पूछूं तो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 4 x log 4 to the base e। log 4 to the base e। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 x log 4 to the base e। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे log 4 कहीं नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं इस 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 लिख सकता हूं। इस 4 को मैं 2 लिख सकता हूं। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 x 2 log 2 to the base e, क्योंकि ये 2 आगे चला जाएगा। 2 log 2 to the base e। तो आंसर आ जाएगा 4 x इंटू 2 log 2। ये वाला आंसर हो गया सर। यहां बेस ई भी होना चाहिए साथ में, यहां बेस ई भी होना चाहिए। अगर बेस ई नहीं होगा तो आंसर गलत माना जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। i कोस टू दे रखा है आपसे, y1 का मतलब dy/dx की वैल्यू पूछी है। अब जरा पहले इस क्वेश्चन को देखिए। दोनों क्वेश्चन आपके कैलकुलस के पार्ट है, ठीक है ना, डेरिवेटिव के पार्ट है। बहुत आराम से करिएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इसमें y इक्वल टू दे रखा है आपको 4x - 3 का होल क्यूब प्लस 5x - 2 की होल पावर 2। ठीक, अब dy/dx डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना शुरू किया। अब तो हम फंस गए सर, यहां होल पावर 3 है। सुन रहा है तू? रो रहा हूं मैं, याद आया? बिल्कुल सही बात भाई। अगर भाई हम बात करें तो हमें d/dx ऑफ x टू द पावर n तो पता है। क्या होता है? nx टू द पावर n-1। क्या होता है? nx टू द पावर n-1। लेकिन यहां x की जगह क्या है? 4x - 3 है। तो हम भगवान से कहने लगे, हे भगवान तू कितना निर्दयी है, तू कितना कठोर है। मैं जैसे तैसे तो x टू द पावर n को समझ पाया था, अब तुमने x की पावर n की जगह 4x - 3 दे दिया। हे भगवान काश यहां x होता तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तभी भगवान की तरफ से आवाज आती है, जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, मान ले इसे x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x - 3 की होल पावर 2 हो जाएगा। हम जाने लगे। जैसे ही हम जाने लगे, पीछे से भगवान ने आवाज दी, एहसान फरामोश। हमने कहा क्या हुआ भगवान? बोले तुमसे कहा था। बोले अच्छा प्रसाद चढ़ाना है? बोले प्रसाद चढ़ाने के लिए नहीं कहा था, ये हमने तुम्हें बताया था कि जब कभी भी ऐसा हो कि किसी को तुम x मानो तो जिसको x मानोगे उसका डिफरेंशिएशन करके इनटू में लिखना पड़ेगा। जिसको x मानोगे उसका डिफरेंशिएशन करके इनटू में लिखना पड़ेगा। भाई किसको x माना आपने? 4x - 3 को। तो 4x - 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? इनटू 4। भाई 4x का 4 हो गया, -3 का 0 हो गया, तो इनटू 4। बात समझ में आ गई दोस्तों? प्लस बिल्कुल सेम वे में फिर हमने देखा, अरे फिर होल स्क्वायर आ गए। हे भगवान सुन रहा है तू? रो रहा हूं मैं। भगवान बोले फिर क्या हुआ? भगवान देख रहे हो यहाँ पे 5x - 2 का होल स्क्वायर आ गया।
तो भगवान ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले भगवान काश यहाँ x होता। जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। मान ले इसे भी x, तो x का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता? 2x, माने 2 इंटू 5x माइनस 2। हम जाने लगे पीछे से क्या आवाज आएगी? एहसान फरामोश। हम कहेंगे क्या चाहते हो, प्रसाद चढ़ाए? भगवान बोला मैंने तुमसे क्या समझाया था, मुझे प्रसाद प्रसाद की लालच नहीं है। जिस किसी को x मानोगे उसका डिफरेंशिएशन करके इनटू में लिखना पड़ेगा। तो 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 5 और माइनस 2 का 0। बस ये आपका आंसर आ गया। अब इसे आपको सॉल्व करके बताना है, क्योंकि यहां पे देखिए सारे आंसर क्या है, सॉल्यूशन की फॉर्म में है। तो अब जरा देखिए ये कितना हो जाएगा? 3 4 12 और ये हो जाएगा 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 2 10 और ये हो गया 5x माइनस 2। ठीक है ना? अब जरा देखिए यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए इतने क्वेश्चनों के बाद एक क्वेश्चन ऐसा आया जो आपके टाइम को खा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होगा पेपर के अंदर, बीच बीच में 10-15 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा जो आपके टाइम को खाएगा। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि उस समय उस क्वेश्चन के ऊपर इतनी मेहनत मत करिए, छोड़ दीजिए, आगे की बात करिए। लेकिन मैं तो फिलहाल आपको करा रहा हूं, टेंशन ना लीजिए। चलिए दैट इज इक्वल टू 12। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यहां लिख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जरा देखिए ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24x प्लस 10 इंटू 5 50x माइनस 20 दैट इज इक्वल टू, अब 12 की से इंटू करेंगे तो 12 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 192x स्क्वायर। देखिए मुझे दिख गया यहीं पे 192x स्क्वायर। ये ऐसा एक ही ऑप्शन है, मैंने इसे आगे सॉल्व करना ही छोड़ दिया। मैं क्यों फालतू में मेहनत करता रहूं भाई? देखिए ना 12 इंटू 16 करेंगे कितना आया? 192x स्क्वायर। बाकी कहीं x स्क्वायर है ही नहीं, और 192x स्क्वायर वाला एक ही ऑप्शन है मेरे पास, बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो सीधे सीधे आगे इसका आंसर यही आना है, चाहे तो चेक कर लीजिए। 12 इंटू 9 कितना हुआ? प्लस का 108। 12 इंटू 24 कितना हुआ? 12 इंटू 24 288 होगा। तो माइनस का 288x प्लस का 50x और माइनस का 20। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 192x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 58 आंसर आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए अब ये क्वेश्चन तो हो गया दोस्तों खत्म। अब हम बात करते हैं दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहले आपको प्रॉफिट निकालना है और उसके बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बात कर लेंगे। पहले इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैं अभी इसको छोड़ दे रहा हूं, स्किप कर दे रहा हूं। बाकी क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए जरा, अब आपके स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर 4 पर्सन नेम ABCD। A is a सेल्स पर्सन whereas BCD are the student। अच्छा, A जो है वो एक सेल्स पर्सन है और BCD these are the students। ठीक है साहब, होंगे, हमें क्या मतलब। अब वो क्या कह रहा है? A collected sales figure for his reason and BCD used these data in order to study sales pattern। A ने सेल्स फिगर इकट्ठी करी, माने A जो है वो डेटा कलेक्ट करके लेके आया। ए जो है वो डेटा कलेक्ट करके लेके आया और इस डेटा कलेक्ट किए हुए डेटा को BCD ने यूज किया। वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बताइए कौन सा इसमें से इंफॉर्मेशन करेक्ट है? B यूजेस सेकेंडरी डेटा। यस, B यूजेस सेकेंडरी डेटा, बिल्कुल सही बात है। B ने सेकेंडरी डेटा का यूज किया है, क्योंकि सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं भाई? कलेक्ट किसी और ने किया हो, यूज कोई और करे तो क्या कहलाता है? सेकेंडरी डेटा। कलेक्ट जो करता है उसे बोलते हैं, उसके लिए वो क्या होता है? प्राइमरी डेटा। अच्छा आगे बढ़िए। A एंड B बोथ आर यूजिंग प्राइमरी डेटा। नो, A और B दोनों प्राइमरी डेटा नहीं यूज कर रहे भाई। A के लिए सिर्फ प्राइमरी डेटा है, बाकी BCD के लिए क्या है? ये सेकेंडरी डेटा है। A BCD ऑल आर यूजिंग सेकेंडरी डेटा। नो। BCD आर यूजिंग प्राइमरी डेटा। नो। तो आंसर क्या हुआ? सिर्फ A हुआ। आंसर क्या हुआ? सिर्फ A हुआ। क्लियर हो गई बात? फाइंड द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड मैन आउट का मतलब इसमें से कौन सा विचित्र है, कौन सा विचित्र है जो अलग सा हटके है। जरा देखिएगा, रिग्रेशन एनालिसिस की बात की जाए तो रिग्रेशन एनालिसिस इज अ टेक्निक टू मेक द फोरकास्टिंग।
ये फोरकास्टिंग करने की टेक्निक है। किनके बीच में? दो वेरिएबल्स के बीच में, जिनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। कोटोसिस, कोटोसिस बेसिकली बेटा स्क्यूनेस को रिप्रेजेंट करता है। कोटोसिस किसको रिप्रेजेंट करता है? स्क्यूनेस को। सैंपलिंग ये तो अलग ही चीज है। और सेंट्रल टेंडेंसी ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मीन मीडियन मोड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें से कौन सी चीज अलग है? सर सैंपलिंग बिल्कुल अलग है, सैंपलिंग बिल्कुल अलग है। कोटोसिस नहीं, सॉरी सैंपलिंग नहीं, स्क्यूनेस बिल्कुल अलग है। क्या चीज अलग है? स्क्यूनेस बिल्कुल अलग है। ठीक है ना, बात समझ में नहीं? सैंपलिंग भी नहीं होनी चाहिए, स्क्यूनेस। सर इसमें फोरकास्टिंग होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर आपने तो तुरंत चेंज कर दिया इतनी भारी बात। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहां पे ये जो रिग्रेशन है ये किसकी टेक्निक है? फोरकास्टिंग करने की टेक्निक है, फोरकास्टिंग करने की टेक्निक है। कोटोसिस के अंदर मैंने आपको बताया स्क्यूनेस को चेक करते हैं, माने डेटा कितना स्क्यू हो रहा है, किसके बिहाफ पे? मीन और मॉड के बिहाफ पे। मीन और मॉड के बिहाफ पे हम स्क्यूनेस को चेक करते हैं। सैंपलिंग के अंदर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सैंपलिंग के अंदर हम डेटा कलेक्ट करते हैं और एक छोटे से सैंपल की स्टडी करते हैं और जो भी आंसर आता है वो टोटल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम मीन मीडियन मॉड की बात करते हैं। माने रिग्रेशन एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ एनालिटिकल, ये एक एनालिटिकल टूल है। कोटोसिस एक एनालिटिकल टूल है, सेंट्रल टेंडेंसी एक एनालिटिकल टूल है, जबकि सैंपलिंग एक थ्योरी का टॉपिक है। सैंपलिंग एक थ्योरी का टॉपिक है। तो इसमें से अलग क्या हुआ? सैंपलिंग हुई। इसमें से अलग क्या हुआ? सैंपलिंग हुई। ठीक है ना, चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। वो कह रहा है द पास रिजल्ट ऑफ 50 स्टूडेंट हु टुक अप अ क्लास टेस्ट इज गिवन बिलो। ये दे रखा है डेटा आपको। अब पूछा क्या है इसने? सर पूछा कुछ बताया है नहीं, पूछा क्या बताया है नहीं सर, बस ये ऑप्शन दे रखे हैं। इसने द पास रिजल्ट ऑफ 50 स्टूडेंट हु टुक अप अ क्लास टेस्ट इज गिवन बिलो। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन गलत है साहब, क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है। एज्यूम्ड मीन दे रखा है, एफडी दे रखा है, सबमिशन एफ दे रखा है, एक्स बार की वैल्यू पूछ रहा है। अब जरा याद करिए शॉर्टकट में एक्स बार बराबर क्या होता था? ए प्लस सबमिशन एफ डी अपॉन सबमिशन एफ, ए प्लस सबमिशन एफ डी अपॉन सबमिशन एफ। ए कितना है? एज्यूम मीन कितना है? 35 प्लस सबमिशन एफ डी कितना है? माइनस का 425, माइनस का 425 डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ कितना है? 63। तो अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 425 डिवाइडेड बाय 63 और जो निकल के आया उल्टा माइनस करा है मैंने, तो मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है माइनस का 0.28, वो 28.25। माने इसका मतलब मेरा आंसर क्या? आंसर रियल में क्या होना चाहिए? प्लस का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने उल्टा माइनस किया है, क्योंकि मैंने उल्टा माइनस किया है। बात समझ में आ गई? तो आंसर आएगा 28.25। 28.25 का मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। 28.25 का मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो दोस्तों अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द मीन डेली सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉइज इन अ सर्टेन कंपनी वाज ₹600। ठीक है ना, माने ऑन एन एवरेज सैलरी जो कंपनी में दी जाती है वो कितनी दे रखी है? ₹600। माने टोटल एम्प्लॉइज को देने वाली सैलरी ऑन एन एवरेज कितनी है? ₹600। द मीन डेली सैलरीज पेड टू द मेल एंड द फीमेल वर्कर्स आर ₹620 एंड ₹520। मेल टू द फीमेल का रेशो पूछा गया है। याद करिए ये किसका क्वेश्चन हुआ? ये आपका कंबाइंड एवरेज का क्वेश्चन हुआ, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन हुआ। आपको नंबर ऑफ मेल्स नहीं पता, नंबर ऑफ फीमेल्स भी नहीं पता, लेकिन इसका अर्थमेटिक मीन आपको कितना दे रखा है? आपको ₹620। और फीमेल का अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है आपको? ₹520। और टोटल का अर्थमेटिक मीन दे रखा है आपको, टोटल का अर्थमेटिक मीन दे रखा है आपको ₹600। तो आपसे पूछ रहा है रेशो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स टू द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन क्लास में कराया है, जरा ध्यान से देखिए, ये आपको उसमें भी देखने को मिल जाएगा वन शॉट रिवीजन में। अब जरा ध्यान दीजिए तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? सर 20 क्या? नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज इक्वल्स टू, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? सर 80 क्या? नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स, नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ मेल वर्कर्स हो गया, इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं।
ये नंबर ऑफ मेल वर्कर्स हो गया और ये नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स हो गया। अब नंबर ऑफ मेल वर्कर्स अपॉन नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स क्या आ जाएगा, 80 डिवाइड बाय 20 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा रेशो, 4:1। कितना रेशो आ जाएगा, 4:1। माने डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है इन अ सर्टेन फैक्ट्री अ यूनिट ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए इन 4 मिनट्स, बी by B in 5 minutes and by C in 6 minutes, by D in 10 minutes and by E in 12 minutes. The average number of unit of work completed per minute. ठीक है ना, पर मिनट में कितना यूनिट वर्क कंप्लीट हो पाएगा, पर मिनट में कितना यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हो पाएगा। तो सबसे पहले तो उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, जब कभी भी वर्क के रिस्पेक्ट में बात होगी तो उस कंडीशन में हार्मोनिक मीन कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इन सभी क्वांटिटीज का, इन सभी टाइमिंग्स का हार्मोनिक मीन निकालेंगे। कितने क्वांटिटीज हो गई सर, 5 हो गई, ए बी सी डी ई। तो 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12। ये क्या निकल के आएगा, इतने मिनट का ऑन एन एवरेज निकल के आएगा किसी भी काम को कंप्लीट करने का। लेकिन क्वेश्चन में उल्टा पूछा गया है, ये पूछ रहा है कि बताइए 1 मिनट में कितना वर्क कंप्लीट हो पाएगा, 1 मिनट में कितना वर्क कंप्लीट हो पाएगा। तो पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो मैं इधर वाले को रब कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले इसका हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय एलसीएम इसका आ जाएगा 60। कितना एलसीएम आ जाएगा, 60। तो ऐसे कर ले रहे हैं, 5 डिवाइडेड बाय, यहां पे एलसीएम ले लिया 60, ये हो जाएगा 15 और 5 कितना होता है, 12 5 60 होता है, 12 1 6 10 60 होता तो 10 10 6 होता तो 6 1 6 और 12 5 होता तो 5 1 5। माने ये हो जाएगा हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 15 और 12 27 27 और 10 37 37 और 11 48 48/60 मतलब 4/5। तो हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू लगा के 5/4। तो दैट इज इक्वल्स टू 25/4 क्या, मिनट्स। ये इसका ऑन एन एवरेज टाइमिंग आएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट वर्क, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट वर्क। ये तो एक काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा ऑन एन एवरेज, 25/4 मिनट का। तो 1 मिनट में कितना काम होगा, 1 मिनट में कितना काम होगा, 4/25 वर्क। उल्टा कर देंगे भाई, हम कहते हैं पूरे काम को कंप्लीट करने में 25/4 मिनट लगते हैं। तो 1 मिनट में कितना काम होगा, 4/25 वर्क होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, सी। इसका आंसर कितना आएगा, सी आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे सर ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। समीशन x माइनस एक्स बार इक्वल टू पूछ रहा है क्या होता है, 0 होता है। The sum of the algebraic sum of the deviation of the observation and their arithmetic mean is always equals to 0। और याद करिए, the sum of the square deviation of the observation and their arithmetic mean is always minimum, ये दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजिशनल एवरेज। इनमें से कौन सा पोजिशनल एवरेज है, सर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। पोजिशनल एवरेज किसे कहा जाता है, सर मीडियन को कहा जाता है। यहां पे कहीं भी मीडियन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका पोजिशनल एवरेज क्या होगा, मीडियन होगा। ये गलत आंसर दे रखा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, मीडियन होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, मीडियन होना चाहिए, मीडियन आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर गलत है, वो कलकत्ता वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट ये लिखी हुई मैं यहां पे साफ साफ लिख दे रहा हूं, थोड़ा छोटा लिखा है तो शायद आपको दिखाई न दे। समीशन x इक्वल्स टू 1 to 20 इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कितना रखा है आपको, समीशन x की वैल्यू कितनी रखी है आपको, 54120। माने इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 20 तक के ऑब्जर्वेशन है, माने टोटल 20 ऑब्जर्वेशन है।
कितने ऑब्जर्वेशन है? 20 ऑब्जर्वेशन है। और उन सभी ऑब्जर्वेशन का सम किसके बराबर है? 54120 के बराबर है। वो कह रहा है इट वॉज ऑब्जर्व दैट 2 एंट्रीज वर रॉन्गली कॉपीड 850 एंड 320 इंस्टीड ऑफ 580 एंड 230। माने आपने इस सम के अंदर गलती कर दी है, धोखे से ये नोट कर लिया ये रॉन्ग है, जबकि राइट था 580 और 230। तो बताइए करेक्ट वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन। करेक्ट वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन, आपसे अर्थमेटिक मीन की करेक्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सम है ये करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा? सर ये सम इनकरेक्ट होगा। करेक्ट करने के लिए क्या करें, इसमें से जो गलती है वो माइनस कर दे, माने ये दोनों माइनस कर दे और फिर बाद में ये दोनों प्लस कर ले, तो जाके हमें क्या मिल जाएगा? करेक्ट सम मिल जाएगा। तो जरा देखिए करेक्ट सम क्या होगा। करेक्ट सम क्या होगा? करेक्ट सम इक्वल्स टू करेक्ट सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? 54120 में से माइनस करेंगे 850, माइनस करेंगे 320 और फिर प्लस करेंगे 580 और प्लस करेंगे 230। तो हमारा करेक्ट सम निकल आएगा। तो ये कैलकुलेटर पे कर लीजिए, 54120 माइनस 850 माइनस 320 प्लस 580 प्लस 230। तो करेक्ट सम आ गया हमारा 53760। ये करेक्ट सम निकल आया। ये करेक्ट सम निकल आया कितने ऑब्जर्वेशंस का? 20 ऑब्जर्वेशंस का। तो करेक्ट अर्थमेटिक मीन क्या होगा? करेक्ट अर्थमेटिक मीन क्या होगा भाई? अर्थमेटिक मीन होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस सम को डिवाइडेड बाय 20 अगर हम कर दे तो हमारा करेक्ट अर्थमेटिक मीन निकल आएगा। कितना आ गया? 2688। 2688 2688 माने ए इज द करेक्ट आंसर। 2688 का मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको याद होगा तो वन शॉट रिवीजन में ये सारे क्वेश्चंस कवर करा रखे हैं और इससे ज्यादा क्वेश्चंस कवर करा रखे हैं। तो बी एक्स वाई क्या होता है? दैट इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। और बी वाई एक्स क्या होता है? रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। अब याद करिए बी एक्स वाई और बी वाई एक्स और आर, इसमें क्या रिलेशनशिप होता है? याद करिए, आर इज द माने द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स पॉजिटिव होंगे तो आर भी पॉजिटिव होगा, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव होंगे तो आर भी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट अपोजिट साइन को हुए तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और रिलेशनशिप होता है हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई के, या फिर आर इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई के। ठीक है ना, ये हमने रिलेशनशिप पढ़ रखे हैं भाई। आर को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। किसका? बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू दिख रहा है आपको? ये आर स्क्वायर है बेटा। ये R2 का मतलब यहां पे आर स्क्वायर से है। R2 का मतलब यहां पे आर स्क्वायर से है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स बराबर आर स्क्वायर के। एंड ये भी कह सकते हैं कि आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव होंगे तो आर भी पॉजिटिव होगा, दोनों कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन नेगेटिव होंगे तो आर भी नेगेटिव होगा। और अगर दोनों अपोजिट साइन के हुए तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू 0 होगी और उस कंडीशन में फोरकास्टिंग पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, आर स्क्वायर दे रखा है, बी एक्स वाई दे रखा है, बी वाई एक्स पूछ रहा है। सेम रिलेशनशिप है यार। अभी हमने बात करी भाई आर स्क्वायर बराबर क्या था? आर स्क्वायर बराबर था बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। अब जरा देखिए, आर स्क्वायर आपको दे रखा है 0.3, बी एक्स वाई दे रखा है माइनस का 1.5। जरा देखिए ये एक नेगेटिव है, तो सीधी सीधी बात है दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट भी क्या आना चाहिए? नेगेटिव ही आना चाहिए। दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट बी क्या आना चाहिए? नेगेटिव ही आना चाहिए। और इनटू में हम लिख दिया बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई बराबर कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 0.3 माइनस डिवाइडेड बाय 1.5। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 1/5 का मतलब हो गया माइनस का 0.2। माइनस का 0.2 मतलब आंसर हो गया बी। माइनस का 0.2 का मतलब आंसर हो गया बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। यहां गिवन है कि इन अ बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस कंप्राइजिंग ऑफ द सीरीज एक्स एंड वाई, इफ क्या दे रखा है, मैं यहां पे थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूं। इफ समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू समीशन y माइनस y बार का होल स्क्वायर। माने यहां पे कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ x फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन एंड द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ y फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन बोथ आर इक्वल। माने दोनों का मूवमेंट क्या है, इक्वल है। दोनों का मूवमेंट कैसा है, इक्वल मूवमेंट है। जब कभी भी दोनों वेरिएबल्स का मूवमेंट इक्वल होता है तो इसका मतलब दोनों के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, या तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। क्यों भाई, दोनों वेरिएबल्स अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पहली बात पॉजिटिव रिलेशन होता है, अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं तो नेगेटिव रिलेशन होता है। लेकिन अगर दोनों का मूवमेंट सेम है, सोचिए ना, अगर मैं 2 कदम चलूं और आप भी 2 कदम चले, अगर मैं 3 कदम पीछे हटूं तो आप भी 3 कदम पीछे हटते, इसका मतलब क्या हो गया, हम दोनों परफेक्टली कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो इस कंडीशन में आंसर क्या होगा, डी होगा। इस कंडीशन में आंसर क्या होगा, डी होगा। और इस कंडीशन में यह भी कह सकते हैं कि बी वाई एक्स and bxy and bxy both are reciprocal to each other, दोनों के दोनों कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। और इस कंडीशन में दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन एक दूसरे के पैरेलल होंगी या कंसाइड करेंगी। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी सर, अब जरा थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आए हैं जहां पे हमें कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में, ध्यान दीजिए, आपको n की वैल्यू 12 गिवन है, समीशन dx 0 गिवन है, समीशन dy 4 गिवन है, समीशन dx स्क्वायर 1344 गिवन है, समीशन dy स्क्वायर आपको 215 गिवन है, समीशन dx इंटू dy माइनस 4360 गिवन है। आपसे एप्रोप्रिएट रिग्रेशन कोफिशिएंट पूछ रहा है। वो कह रहा है कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट आप बता सकते हो वो बता दो। भाई आप याद करिए, हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात कर रहा है तो हमारे पास 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, एक तो y ऑन x होता है और एक x ऑन y होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहां पे आपको डेविएशन के रेस्पेक्ट में वैल्यूज दे रखी है, डेविएशन फ्रॉम मीन के रेस्पेक्ट में वैल्यू गिवन है। माने यहां पे dx का मतलब है x माइनस x बार से और dy का मतलब है y माइनस y बार से। याद करिए, अगर by(x) और bxy की बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला डेविएशन फ्रॉम मीन के रेस्पेक्ट में होता है, दैट इज इक्वल्स टू समीशन dx इंटू dy अपॉन में समीशन d स्क्वायर x, ये तो होता है by(x). और bxy की बात करूं तो ये होगा समीशन dx इंटू dy अपॉन में समीशन d स्क्वायर y, ये होता है। अब आप चेक करिए आपको कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। समीशन dx इंटू dy गिवन है माइनस 4360, माने ये वैल्यू हो गई ऊपर वाली माइनस 4360, डिवाइडेड बाय d स्क्वायर x कितना है 1344। अच्छा, समीशन dx इंटू dy कितना गिवन है सर माइनस 4360 और समीशन d स्क्वायर y कितना है सर 215। दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए ना, ये तो दोनों कैलकुलेट हो जा रही हैं। ये तो कह रहा था एप्रोप्रिएट कैलकुलेट करिए हमें, जबकि दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो जा रही हैं। तो दोनों में से जो आंसर आपको दिखाई देगा वही आंसर मान लीजिएगा। तो जरा कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 4360 डिवाइडेड बाय 1344, ये आ गया 3.2। ये कितना आ गया 3.2, माइनस का 3.2 माइनस 3.2, ठीक है ना, 24, ठीक है ना। और यहां पे 4360 डिवाइडेड बाय 215 कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 20.2, कितना आ रहा है माइनस का 20.2। ये कुछ तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है, या तो ये कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है। अच्छा जी, सही है। बहुत आराम से देखिए 3.244 ये आ रही है वैल्यू, आ तो रही है सर, ये वैल्यू आ रही है। यहां पे ये वैल्यू गलत आई है, क्यों जरा देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट किसी भी हालत में 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, जबकि 1 से बड़ा आ रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि समीशन dy की वैल्यू 0 नहीं है, माने ये अर्थमेटिक में ये dy जो है ये y माइनस y बार नहीं है, यहाँ पे एज्यूम मीन है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे गलत कोटेशन दे रखी है, तो इसका आंसर कितना होगा माइनस 3.24, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, डी हो गया। ये कैलकुलेशन गलत है, ये आंसर इसका नहीं आएगा,
इसमें कुछ और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिजल्ट। क्या क्या गिवन है इसको मैं रब कर दे रहा हूं थोड़ा, क्योंकि एक्चुअली में कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए होगी, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको कंसीडर फॉलोइंग रिजल्ट कह रहा है, n इक्वल्स टू 6। ओके, n इक्वल्स टू 6 लिख लिया हमने। सबमिशन y माने एक्चुअल वैल्यूज सभी y के ऑब्जर्वेशंस का सम आपको 42 गिवन है। सबमिशन y स्क्वायर, सबमिशन y स्क्वायर हमें कितना गिवन है, 318। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, byx गिवन है, तो byx ये तो अच्छी बात है, byx गिवन है, कितना गिवन है, ये हमें गिवन है माइनस का 11/34, माइनस का 11/34। अच्छा, समीशन एक्स स्क्वायर माइनस 1/n समीशन एक्स का होल स्क्वायर, जरा ध्यान दीजिएगा, समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन n, ये गिवन है आपको 34। ये पूरी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये पूरी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बहुत आराम से देखिएगा, तो ये वैल्यू जो है वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू जो है वेरिएंस ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। माने ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की बात करूं तो क्या होता है एक्चुअल वैल्यूज में, अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए। तो अगर मैं बात करूं तो इस एक्स बार का मतलब क्या होता है, इस एक्स बार का मतलब होता है समीशन एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो जो वेरिएंस, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स में, दैट इज इक्वल्स टू समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन n, ठीक है ना, माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, अपॉन n का स्क्वायर। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, एक सेकंड देखिए, वेरिएंस ऑफ एक्स नहीं, यहां पे डिवाइड बाय n और करना पड़ेगा, तब जाके वेरिएंस ऑफ एक्स बनेगा। माने 1/n अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बनेगा समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन n बनेगा। माने इसमें वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, इंटू 1/n, तब ये वेरिएंस ऑफ एक्स बनेगा। अगर आप इंटू 1/n करेंगे, इस पूरी चीज को, इस पूरे क्वांटिटी को इंटू 1/n करेंगे, तब जाके वेरिएंस ऑफ एक्स बनेगा, तब जाके वेरिएंस ऑफ एक्स बनेगा। तो n की वैल्यू कितनी है, 36, तो इंटू में 1/6 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स आपका आ गया, वेरिएंस ऑफ एक्स आपका आ गया 34/6। माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कितना आ गया, 34/6। अरे वाह, अब जरा ध्यान दीजिए, byx पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर पता है, आपसे पूछा गया है bxy। तो सबसे पहले तो बहुत आराम से, तसल्ली से अगर हम बात करें तो ये जो वैल्यूज गिवन है, ये जो वैल्यूज गिवन है, इससे क्या हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, फिर ये एक ऐसा क्वेश्चन आया, 15-20 क्वेश्चन के बाद मैंने आपको बताया था एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपके टाइम को खाएगा। ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके टाइम को खाएगा। जितनी मेहनत करके हमने टाइम बचाया, अब ये क्वेश्चन वो उस टाइम को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें टाइम लगेगा, जरूर बिल्कुल लगेगा सर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समीशन y स्क्वायर अपॉन n, माने 318 डिवाइड बाय 6 माइनस समीशन y अपॉन n का होल स्क्वायर, माने 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 318 डिवाइड बाय 6 का मतलब क्या हुआ, 318 डिवाइड बाय 6 53 माइनस 49, 4 का अंडर रूट कितना आ गया, 2, माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना आ गया, 2 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 2 आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ गया अंडर रूट ऑफ 34/6, अंडर रूट ऑफ 34/6। और आपके पास byx गिवन है माइनस 11/34। अब आपसे पूछ रहा है bxy की वैल्यू बताइए, अब आपसे पूछ रहा है bxy की वैल्यू बताइए। बहुत आराम से, तसल्ली से देखिएगा सर। अब bxy स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y में कोई रिलेशनशिप होता है क्या, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। याद करिए, अगर हम बात करें तो byx, ठीक है ना, byx इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये होता है।
लेकिन यहां पे हमें आर नहीं पता, तो हमें यहां पे आर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें यहां पे सबसे पहले बी वाई एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स से बी वाई एक्स से आर क्या करना पड़ेगा, आर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, बी वाई एक्स कितना है -11/34। आर हमें नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमने निकाल लिया 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है √34/6। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, मैं पीछे पेपर पे कर लेता हूं जी। तो जरा देखिए ध्यान से, हाँ जी, ये हो जाएगा -11/34 इज इक्वल टू 2 इंटू आर अपॉन √34/6, √34/6। तो स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर अपॉन 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर अपॉन 34 इंटू 6। एक 34 से एक 34 कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 11 इंटू 11 अपॉन 34 इंटू 4 इंटू 6 का मतलब 24। ये आर स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है बी एक्स वाई। क्या निकालना है, बी एक्स वाई। अब बी एक्स वाई बराबर क्या होता है, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो हम हाथों हाथ बोथ साइड क्या कर ले, स्क्वायरिंग कर ले। तो ये हो जाएगा बी एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 11 इंटू 11 अपॉन 34 इंटू 24 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है √34/6, माने इसका स्क्वायर करेंगे तो 34/6 और डिवाइडेड बाय है तो इंटू लगा के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है 2, तो इंटू लगा के पलट देते हैं इसको, कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है ना। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 34 से 34 कैलकुलेट हो गया, ये हो जाएगा 11 इंटू 11 अपॉन 24 इंटू 24। यह आ गया बी एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो बी एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, 11/24। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, तो यहां पर बी एक्स वाई कैसा है, नेगेटिव है। तो बी एक्स वाई भी कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि दोनों कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन क्या होते हैं, हमेशा सेम साइन के आते हैं। अगर एक नेगेटिव होगा तो दूसरा भी नेगेटिव ही आना चाहिए, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -11/24। -11/24 माने डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाँ जी, अरे वाह, ये क्वेश्चन दे रखा है, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है x इक्वल्स टू 1.36 इंटू वाई -5.2 और y इक्वल्स टू 0.61x प्लस 1.51। दीज आर द टू रिग्रेशन इक्वेशन। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सी इक्वेशन इसमें y ऑन x है और कौन सी x ऑन y है, कौन सी इक्वेशन y ऑन x है और कौन सी x ऑन y है, तो जो x इक्वल्स टू की फॉर्म में रखी है वो x ऑन y है और जो y इक्वल्स टू की फॉर्म में रखी है वो y ऑन x है। तो जब ये x ऑन y है तो इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या हुआ भाई, जो y के मल्टीप्लाई में होगा दैट विल बी द रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या हुआ भाई, bxy कितना हुआ, ये हो गया आपका 1.36 और बी वाई एक्स कितना हुआ, y इक्वल्स टू की फॉर्म में ये है, तो x के जो मल्टीपल में होगा दैट विल बी द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x 0.61। अब दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब r क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव है तो r क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और r किसके बराबर होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के अंडर रूट के बराबर होता है, माने बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो r इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट ऑफ 1.36 इंटू 0.61। इसको कैलकुलेटर निकालिए और शुरू हो जाइए। 1.36 इंटू 0.61 जो निकल के आया उसका अंडर रूट 0.910, तो r इक्वल्स टू आया 0.9108।
आर इक्वल टू आया 0.9108, 0.9108 को 0.911 कह सकते हैं, माने आंसर हो गया सी। देखिए नेगेटिव भी दे रखा है, क्योंकि हमसे पूछना चाह रहा तो मैं इतनी नॉलेज है या नहीं है। भाई हमें यह बात पता है कि अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव होंगे तो आर भी पॉजिटिव होगा, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव होंगे तो आर भी नेगेटिव होगा, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बात समझ में आ गई दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, अब इन अ बाइवेरिएट एनालिसिस 2 रिग्रेशन इक्वेशंस गिवन है। अब जरा देखिए ये खेल खेल गया, इसने यहां पे दोनों रिग्रेशन इक्वेशन दी, इसने यहां पे दोनों रिग्रेशन इक्वेशन दी, लेकिन अब इस कंडीशन में इसने ये नहीं बताया कि कौन सी x1y है कौन सी y1x है। चलिए कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन x एंड y द मीन ऑफ द सीरीज x बार एंड y बार आर। माने आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों के अगर रिग्रेशन इक्वेशन है तो इनके अर्थमेटिक मीन क्या होंगे। याद करिए मैंने आपको बताया है दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करती हैं, उनके रेस्पेक्टिव मीन पर। अगर आपको 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन दे रखी हो और आपसे पूछे अर्थमेटिक मीन बताइए x का और y का, तो आप उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ x, जो y की वैल्यू आएगी दैट विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ y। तो हम यहां सॉल्व नहीं करेंगे भाई, हमें दोनों अर्थमेटिक मीन दे रखे हैं, हम तो पुट करके देखेंगे, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। माने हम पहले ऑप्शन में x की जगह 13 और y की जगह 17 लगा के देखेंगे पहली इक्वेशन के अंदर। पहली इक्वेशन के अंदर अगर पहली सेटिस्फाई कर गई तो दूसरी भी चेक करेंगे। तो x की जगह 13 और y की जगह 17 लगाइए, तो 8 इंटू 13 माइनस 10 इंटू 17 प्लस 66। चेक करिए क्या ये 0 आ रहा है। 8 इंटू 13 तेरह 104, 10 इंटू 17 माइनस का 170 और प्लस का 66। हाँ जी सर बिल्कुल 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा, लेकिन एक से काम नहीं बनेगा, दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी, 40x माइनस 18y, माने 40 इंटू 13 माइनस 18 इंटू 17 माइनस 214 इक्वल टू 0 आ रहा है। चेक करिए 30 इंटू 14 का मतलब हो गया 520 माइनस 18 इंटू 17, 18 सत्ते 126 होता है, 18 इंटू 17 306, बिल्कुल सही, और माइनस 214। तो जरा चेक करिए इन दोनों का सम कितना हुआ 520, बिल्कुल सही जवाब। तो आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि जब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 13 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी 17 आएगी, ठीक है ना। माने ये इसके क्या हो गए, कॉमन सॉल्यूशन हो गए। और मैंने आपको बताया कि दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करती हैं, इनके अर्थमेटिक मीन पे, इनके रेस्पेक्टिव मीन पे। क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप। तो जब ये एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप है तो ये अपने एवरेज को तो सेटिस्फाई करेंगी ही करेंगी। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अगली बात करते हैं 38। सर लीजिए प्रोबेबिलिटी शुरू हो गई। If an experiment has a set of events that includes every possible outcomes, then the set is called। भाई सीधी सीधी बात है, माने आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे उन सबको एक जगह स्पेस में लिख दिया, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सैंपल स्पेस। भाई आप पासा फेंकते हैं, पासा फेंकने के बाद क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 ये टोटल पॉसिबिलिटी को आपने अगर एक जगह लिख दिया तो उस सेट को क्या कहेंगे, उस सेट को कहेंगे सैंपल स्पेस। क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। और ये सैंपल स्पेस कैसा होगा सर, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी होगा, ठीक है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होगा, सर ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव केस होगा, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों होगा। ये एक्सक्लूसिव भी होगा और एग्जॉस्टिव भी होगा। भाई 2 इवेंट कोई साथ साथ होकर नहीं हो सकते और एक ना एक इवेंट तो आएगा ही आएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन रूल फॉर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है वो इवेंट्स जो एक साथ ऑकर हो ही नहीं सकते, वो इवेंट्स जो एक साथ ऑकर हो ही नहीं सकते, ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है दोस्तों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0 होगा।
इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब वो पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले हमें बताएं बेसिक थ्योरम क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यूनियन का मतलब और होता है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या इसका हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माने आंसर हो जाएगा इसका ए, माने ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेन 53 संडे। याद करिए, ये क्वेश्चन भी क्लास में कराया आपको। 53 संडे की बात करी जाए तो सबसे पहले ऑर्डिनरी ईयर की बात करें। ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं सर, 365 डेज होते हैं, ठीक है ना। और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 365 दिन में, ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहा हूं, 365 दिन में कितने वीक्स ऑकर होते हैं, भाई वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि एक साल में 52 वीक्स आते हैं। कितने वीक्स आते हैं, 52। नहीं पता, कोई टेंशन नहीं, आप डिवाइड बाय 7 तो कर सकते हैं ना। तो 365 डिवाइड बाय 7, 7 क्यों करा, क्योंकि एक वीक में 7 दिन, 5 जा 35, 1 बचा 15, 2 जा 14, यहां पे 1 बचा, माने इसका मतलब हो गया 52 वीक्स और 1 डे, और इसका मतलब हो गया 52 वीक्स और 2 डेज। अब इसका मतलब 52 वीक्स का मतलब क्या हुआ, 52 संडे आएंगे, 52 मंडे आएंगे, 52 ट्यूसडे आएंगे, 52 वेडनेसडे आएंगे, 52 थर्सडे आएंगे, 52 फ्राइडे आएंगे, 52 सैटरडे आएंगे, माने सारे डेज 52 तो आने ही आने हैं। अब ये कह रहा है कितने आने चाहिए, 53 संडे आने चाहिए। अब जो एक दिन बचा, अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करूं, अगर वो एक दिन जो बचा वो संडे पड़ गया तो 53 संडे पड़ जाएंगे। माने प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, टोटल कितने आपके पास पॉसिबल डेज हैं, 7, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। 7 में से आपका फेवरेट कौन सा है, संडे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इस केस में कितनी होगी, 1/7, और इस केस में कितनी होगी, 2/7, क्योंकि 2 दिन यहां एक्स्ट्रा बच रहे हैं, यहां एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। यहां एक दिन जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है 1/7, यहां 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो वो 2 की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2/7। वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं सर संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। तो जरा देखिए हमारा फेवरेबल क्या है, एक तो संडे मंडे वाला और एक सैटरडे संडे वाला, 2 फेवरेबल केस है, इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/7, माने जितने दिन एक्स्ट्रा बचे अपॉन 7। ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/7। लीप ईयर की बात करें तो 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7। क्लियर हो गई बात, चलिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, लीप ईयर की बात कर रहे हैं तो 2/7, इसमें ऐसे करके नहीं दे रखा है तो 2 डिवाइड बाय 7 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 0.285, 0.285 का मतलब 0.286, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 coins are tossed together, the probability of getting exactly 2 head। तो सबसे पहले जब 3 कॉइन को एक साथ टॉस कराया जाता है तो टोटल कितने केसेस बनते हैं सर, 8 केसेस बनेंगे। भाई अगर आपको कंफ्यूजन है तो सबसे पहले 2 कॉइन को टॉस करा के देखिए, 2 कॉइन को जब आप टॉस कराते हो तो कितने केसेस बनते हैं, 4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। एक बार और उतार लीजिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। एक बार तो लगा दीजिए आप हेड ऊपर वाली लाइन में, भाई तीसरी बार में तो हेड आ सकता था या तीसरी बार में टेल आ सकता था। माने जब एक कॉइन को 3 बार टॉस कराया जाएगा तो टोटल कितने केस तैयार होंगे, 8 केसेस तैयार होंगे। अब वो पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड। तो 2 हेड के कितने केसेस हैं, 2 हेड के कौन कौन से केसेस हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 हेड का एक केस तो ये हो गया, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, और कोई नहीं है, माने 3 फेवर में है और टोटल है 8। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8,
माने आंसर हो गया इसका बी, आंसर हो गया इसका बी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है अ बैग कंटेन्स 10 रेड एंड 10 ग्रीन बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ग्रीन। बताओ यार, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। ये एक बैग है, इसके अंदर 10 रेड बॉल्स है और 10 ग्रीन बॉल है। एक बॉल निकाली गई, जब तक एक का सिलेक्शन कर रहे हैं तब तक कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, जब एक से ज्यादा का सिलेक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है। अब वो पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ग्रीन, तो अपॉन में कितना केस आएगा भाई? प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो पहले टोटल की बात करें, टोटल कितना हो गया 20। अब ग्रीन कितनी है इसमें? इसमें ग्रीन कितनी है सर 10, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5, या सीधे सीधे 1/2 इसका आंसर दे रखा है तो इसका आंसर हो गया सी, इसका आंसर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 वो कह रहा है अ सर्वे बाय एयर ट्रैवलर्स एसोसिएशन रिवील्ड दैट 60% ऑफ इट्स मेंबर मेड एयरलाइन रिजर्वेशन लास्ट ईयर। माने कहने का मतलब यह है किसी ने बुकिंग करी होगी, उसमें से 60% लोगों का ही रिजर्वेशन हो पाता है, बाकी की बुकिंग कैंसिल हो जाती है। ठीक है, वो कह रहा है 2 मेंबर्स, अब जरा ध्यान दीजिए 2 मेंबर्स की बात कर रहा है। 2 मेंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, 2 मेंबर्स को सेलेक्ट किया गया। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द मेंबर्स मेड एयरलाइन रिजर्वेशन लास्ट ईयर, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों का रिजर्वेशन हो गया हो? सबसे पहली बात, 2 अलग अलग पर्सन है, एक का नाम है राम, एक का नाम है रावण। राम का रिजर्वेशन हो जाए और रावण का रिजर्वेशन हो जाए, क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन होगा? नहीं होगा। ये एक दूसरे से क्या होंगे? टोटली इंडिपेंडेंट होंगे। ये एक दूसरे से रिजर्वेशन के मामले में दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। तो जब इंडिपेंडेंट की बात होगी तो उस कंडीशन में ए का रिजर्वेशन भी हो जाए और बी का रिजर्वेशन भी हो जाए, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिजर्वेशन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 60%, माने 0.6, और दूसरे की भी कितनी होगी? 0.6, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.36। आंसर कितना हो जाएगा? 0.36, माने सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे वाह जी, ऑड इन फेवर वाला क्वेश्चन आ गया। वो कह रहा है पी रेशो क्यू आर द ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट, माने आपको ऑड इन फेवर गिवन है, ऑड्स इन फेवर दैट इज इक्वल टू पी रेशो क्यू, माने ये हुआ फेवर, ये हुआ अगेंस्ट, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू फेवर प्लस अगेंस्ट दैट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो आपसे पूछ रहा है बताइए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? फेवर अपॉन टोटल। फेवर कितना है? पी, और टोटल कितना है? पी प्लस क्यू। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पी अपॉन पी प्लस क्यू, पी अपॉन पी प्लस क्यू, माने आंसर हो जाएगा इसका बी, आंसर हो जाएगा इसका बी। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन है 0.1। आपसे कह रहा है कि ए बी सी आर इंडिपेंडेंट, साफ साफ बोला ही कि तीनों के तीनों क्या है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इवेंट, तीनों में से कोई ना कोई एक इवेंट तो आए, तीनों में से कोई ना कोई एक इवेंट तो आए, मतलब या तो ए आए या फिर बी आए या फिर सी आए, या तो ए आए या फिर बी आए या फिर सी आए, तीनों में से एक ना एक इवेंट आना चाहिए। माने आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये तो बड़ा करना पड़ जाएगा, अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लगाऊं तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इतना बड़ा कौन करेगा भाई? इतने में तो हमारी जान निकल जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं बात पूछूं आपसे, किसी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो क्या करते हैं? टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस करते हैं। किसी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो क्या करते हैं? टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस करते हैं। बिल्कुल उल्टा कर दिया, अगर किसी काम को करने की कंडीशन निकालनी हो तो क्या करें? टोटल में से ना करने की कंडीशन को माइनस कर दें।
टोटल में से ना करने की कंडीशन को माइनस कर दें, माने हम यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस ना ही ए आए, ना ही बी आए और ना ही सी आए, ना ही ए आए और ना ही बी आए और ना ही सी आए। टोटल 1 क्यों लिखा? क्योंकि टोटल सभी प्रॉपर्टी का सम कितना आता है? 1 आता है। 1 में से अगर तीनों ना आए इस बात की प्रॉपर्टी माइनस कर देंगे तो कम से कम एक के आने की प्रॉपर्टी तो निकल ही जाएगी, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब ए के आने की प्रॉपर्टी कितनी है? 0.3, तो ना आने की प्रॉपर्टी कितनी होगी? 0.7। भाई ए के आने की प्रॉपर्टी कितनी है? 0.3, तो ना आने की प्रॉपर्टी कितनी होगी? 0.7। बी के आने की प्रॉपर्टी कितनी है? 0.2, तो ना आने की प्रॉपर्टी कितनी होगी? 0.8, 1 में से माइनस कर रहा हूं। सी के आने की प्रॉपर्टी है 0.1, तो ना आने की प्रॉपर्टी कितनी होगी? 0.9। लीजिए सर, बस कैलकुलेट कर लीजिए। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.9, यह आ गया 0.504। 1 में से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.496। 0.496 माने डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है बाय यूजिंग अर्थमेटिक मीन मेथड द इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इज, इस माने इसका आपको इंडेक्स नंबर निकालना है। जरा ध्यान दीजिए, तो यहां पे वेट्स गिवन है, माने हमें यहां पे वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना होगा। भाई अगर यहां पे वेट्स नहीं होता तो हम तो सीधे सीधे सभी का अलग अलग प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते, जोड़ते, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते, आंसर निकल आता। लेकिन यहां जब वेट्स गिवन है, वेट्स का मतलब इंपॉर्टेंस गिवन है, तो जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस उसे उतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम थोड़ा सा मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर देता हूं। हमें यहां निकालना पड़ेगा प्राइस इंडेक्स नंबर विच इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब ये हुआ P0, ये हुआ आपका P1, ठीक है ना। तो अब कैलकुलेशन करिए, P1 अपॉन P0 माने 52 डिवाइड बाय 30। फटाफट कैलकुलेटर चलाइएगा, 52 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, यह आ गया 173.33। अगले वाले में 30 डिवाइड बाय 25 इंटू 100, 120। अगले वाले में 150 डिवाइड बाय 130 इंटू 100, यह आ गया 115.38। अगले वाले में 49 डिवाइड बाय 35, यह आ गया 140। अगले वाले में 105 डिवाइड बाय 70, यह आ गया 150, ठीक है ना। ये प्राइस इंडेक्स नंबर निकला है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई वेट से करेंगे, माने W इंटू P निकालेंगे, क्योंकि वेट्स को माने वेट्स का मतलब क्या हुआ? इंपॉर्टेंस से हुआ। तो इंटू 8 कर दीजिए, माने 173.33 इंटू 173.33 इंटू 8, यह आ जाएगा 1386.66। 120 इंटू 6 करेंगे 720। 115.38 इंटू 3, यह आ जाएगा 346.14। 140 इंटू 5 करेंगे 700। 150 इंटू 7 करेंगे 1050। अब इन सब का सम करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? यहां पे पहले अर्थमेटिक मीन लिखे, वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होगा? समीशन WP डिवाइड बाय समीशन W। तो ये WP का सम क्या कहलाएगा? समीशन WP कहलाएगा। और W का सम क्या कहलाएगा? समीशन W कहलाएगा। तो समीशन W कितना आएगा? 8 8 14 3 17 5 22 और 7 29, ये आ गया। और इसका सम और कर लीजिए, ये हो जाएगा 1386.67 प्लस 720 प्लस 346.14 प्लस 700 प्लस 1050, यह आ गया कुल मिलाकर इसका सम 4202.81 डिवाइडेड बाय समीशन W कितना है? 29। तो डिवाइडेड बाय 29 और कर दीजिए, यह आ जाएगा 144.92। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा 144.92, माने ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, अरे वाह, मूविंग एवरेज वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कंसीडर फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सीरीज दे रखी है। वो कह रहा है 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है अगेंस्ट 6th ईयर, माने इसकी बात कर रहा है, अगेंस्ट 6th ईयर, सॉरी इसकी बात कर रहा है 6th ईयर के रेस्पेक्ट में। तो दो तो प्रीवियस लेने हैं आपको, एक करंट लेना है और 2 फ्यूचर लेने हैं, तभी तो 5th ईयर का एवरेज निकल पाएगा, 5 साल 5 ईयर मूविंग एवरेज निकल पाएगा। माने हम क्या करेंगे, और 5 + 3 + 7 + 2 + 6 डिवाइड बाय 5, 5 + 3 + 7 + 2 + 6 डिवाइड बाय 5। 6th ईयर का हमने 5 ईयर मूविंग एवरेज निकाल लिया। भाई 5 ईयर मूविंग एवरेज में 2 प्रीवियस, एक करंट, 2 फ्यूचर। बात समझ में आ गई? तो जोड़ लीजिए, 5 और 3 8 और 7 15 2 17 6 23/5, 23/5 का मतलब हो गया 4.6, 4.6 माने B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ये कह रहा है फॉर द फॉलोइंग सीरीज फाइंड आउट द 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड, हा, वेटेड माने ये वेट हमें देगा साथ में, और 3 ईयर एवरेज में क्या करते हैं, एक प्रीवियस, एक करंट, एक फ्यूचर, ठीक है ना, अगेंस्ट 4 ईयर, इसके रेस्पेक्ट में निकालना, अगेंस्ट 4 ईयर इसके रेस्पेक्ट में। और वेट्स दे रखे हैं 1 4 1, माने यहां वेट लिख लेता हूं, वेट्स क्या है 1 4 और 1। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें 3 ईयर मूविंग एवरेज की, तो वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सबसे पहले तो वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, सम ऑफ वेट्स इनटू एवरेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, 15 इंटू 1 प्लस 17 इंटू 4 प्लस 18 इंटू 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, टोटल सम ऑफ वेट्स कितना हो जाएगा, 1 और 4 और 1, माने 1 + 4 + 1, तो दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 प्लस 17 4 68 प्लस 18 1 18 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 68 प्लस 33 डिवाइड बाय 6, ये आ जाएगा 116.833, 16.833 माने B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वो कह रहा है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर निकालना है आपको, ये डेटा गिवन है और आपको इसका फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर निकालना है। सबसे पहले ये बेस ईयर है और ये इसकी प्राइस है, ये क्वांटिटी है, माने ये हो गया P0, ये हो गया Q0, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ये है करंट ईयर, ये हो गया P1 और ये हो गया Q1, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। सबसे पहले तो फिशर की बात करें तो फिशर्स इंडेक्स नंबर क्या होता है, फिशर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रे एंड पास्चे। फिशर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रे एंड पास्चे। भाई लेस्प्रे किस पे बेस्ड था, बेस ईयर की क्वांटिटी पे, पास्चे किस पे बेस्ड था, करंट ईयर की क्वांटिटी पे। और लेस्प्रे और पास्चे का अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, फिशर। लेस्प्रे और पास्चे का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, डॉर्बेशन बाउले का प्राइस इंडेक्स नंबर। तो अब हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है भाई, P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहां पे F इक्वल्स टू माने फिशर्स इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, पहले लेस्प्रे की बात करें तो समीशन इनटू समीशन, लेस्प्रे के लिए बात कर रहे हैं तो P1 P0 और Q0 भाई लेस्प्रे ने कौन सी ईयर की क्वांटिटी ली थी, बेस ईयर की, तो ये लेस्प्रे का बन गया। अब पास्चे की बात करें तो P1 P0 और पास्चे ने कौन सी ईयर की क्वांटिटी ली थी, करंट ईयर की क्वांटिटी ली थी, तो Q1, ठीक है ना। अब इन सारी वैल्यूज को पता करना है, यहां पुट कर देना है, हमारा फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर निकल आएगा। अब हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो हमें यहां पे साइड में कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी दोस्तों। तो हमें चाहिए होगा एक तो P1, देखिए जरा P1 Q0 माने P1 ये रहा और Q0 ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हाथों हाथ कर दीजिए। 12 इंटू 6 72, 5 इंटू 11 55, 8 इंटू 10 80 और इसका सम कर लीजिए, ये हो जाएगा
137 127 127 माने 207, माने सीधे सीधे यहां वैल्यू लगा दीजिए 207 अंडर रूट ऑफ 207 इनटू, और क्या चाहिए P1Q1, और क्या चाहिए P1Q1। तो जरा देखिए P1Q1 क्या होगा, P1Q1 माने P1 की मल्टीप्लाई Q1 से करनी है। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 50। इसका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 126 50 176 176, हाथों हाथ वैल्यू लगा दीजिए इंटू 176 डिवाइडेड बाय, और क्या चाहिए P0Q0। मैं रब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। P0Q0 मुझे क्या चाहिए P0Q0, यहां लिख लिया P0Q0 माने P0 की मल्टीप्लाई Q0 से करनी है। तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 120। तो ये कितना हो जाएगा 170 और 48 218, तो यहां वैल्यू लगा दे रहे हैं 218। और ये आ गया P0Q1 P0Q1 P0Q1, यहां लिख लीजिए P0Q1 माने P0 की मल्टीप्लाई Q1 से, P0 की मल्टीप्लाई Q1 से, इससे मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 8 5 40, 10 6 60 और 15 5 75। तो ये कितना आ गया 175, ये कितना आ गया 175। बस अब क्या है, अब तो कैलकुलेटर का काम रह गया। तो ये हो गया 207 इंटू 176 डिवाइडेड बाय 218 डिवाइडेड बाय 175, और जो निकल के आया इंटू 100 कर दीजिए। ये आ जाएगा 95.49 95.49 95.49 माने 95.67 कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने डेसिमल की सारी वैल्यूज ना ली हो, इसकी वजह से इनका अंतर आ रहा हो। तो 95.49 मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है। अप्रोक्सीमेट में आप 95.67 कह सकते हैं। चलिए आगे बात करें। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। फिर वो देखिए, ध्यान से देखिए, वेट्स गिवन है, वेट्स। ये बेसिक प्राइस का मतलब P0 गिवन है, करंट प्राइस का मतलब P1 गिवन है, और आपसे वेटेड अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, अभी क्वेश्चन करा हमने इस टाइप का, हमें सबसे पहले PI निकालना पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, माने 30 डिवाइड बाय 16 30 डिवाइड बाय 16 30 डिवाइड बाय 16 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 187.5। फिर आएगा 70 डिवाइड बाय 40 70 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 करेंगे, ये आ जाएगा 175। फिर करेंगे 1.5 डिवाइड बाय 0.5 1.5 डिवाइड बाय 0.5, ये आ जाएगा 300। फिर आ जाएगा 7.25 डिवाइड बाय 5.12 इंटू 100 करेंगे, ये आ जाएगा 141.60। तो अब ई के लिए कहे तो करंट प्राइस P1 अपॉन P0 माने 2.5 अपॉन 2 2.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 करेंगे, कितना आ जाएगा 125। ये कितना आ गया 125, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, वेट से करेंगे। वेट से मैंने मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख लेता हूं, मैं वेट से मल्टीप्लाई करनी है। तो 187.5 इंटू 40 करेंगे, 187.5 इंटू 40 कितना आ जाएगा 7500, कितना आ जाएगा 7500। 175 इंटू 25 175 इंटू 25 यह आ जाएगा 4375। 300 इंटू 5 करेंगे 1500। 141.6 इंटू 20 करेंगे, कितना आ जाएगा 2832। और 125 इंटू 10 करेंगे तो 1250। अब इसका सम करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सबमिशन WP। और यहां पे W का सम करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सबमिशन W। तो पहले इसका सम कर लेते हैं भाई। वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन का मतलब होगा इंपॉर्टेंस देनी है, जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस उसे उतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, यहां लिख लेते हैं पहले। वेटेड अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू क्या होगा, सबमिशन WP डिवाइड बाय सबमिशन W। तो सबमिशन WP का मतलब इन सब का सम, तो 7500 प्लस 4375 प्लस 1500 प्लस 2832 प्लस 1250, यह आ गया 17457। अच्छा, W का सम कर लेते हैं,
तो 40 और 25, 65 और 5, 70 और 20, 90 और 10, 100, ये आ गया 100। अरे वाह, ये तो कैलकुलेशन इजी हो गई सर। ये हो गया 17457 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 174.57। 174.57 माने सीधे सीधे अप्रोक्सीमेट में आंसर आ रहा है बी। अप्रोक्सीमेट में आंसर कितना आ रहा है? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। लीजिए सर, पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका खत्म हो गया। 50 के 50 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में वेट करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 के डिस्कशन से हमें यह समझ में आया कि कहीं कहीं बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे। ये इंस्टीट्यूट हमें बताना चाहता है, ये कलकत्ता वाले हमें बताना चाहते हैं कि हर 10-15 क्वेश्चन के बाद, हर 10 क्वेश्चन के बाद एक ना एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा जो टाइम किलिंग होगा, जो आपके टाइम को खाएगा। आपको उस चीज से बचना है दोस्तों। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप दुनिया की ताकत, माने दुनिया की किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए। बात समझ में आ गई ना दोस्तों? तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।